नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 28 दिसंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, कोविड स्पाइक लाइकली बट नो वेव ऑफिशियल। देखिए, इंडिया में भी एक कोविड स्पाइक होने वाला है जनवरी तक, पर एक वेव नहीं होगा, उतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होगा जैसे कि चाइना, यूएस और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में हो रहा है। ये बोला है हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल, वो देखेंगे। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए करके चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी साहब मोदी साहब को बोला है। तो इसके बारे में देखेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, इंडिया में 2020 में कितना रोड फैटालिटीज़ हुआ है, 2021 में कितना रोड फैटालिटीज़ हुआ है, उसके बारे में एक रिपोर्ट है, नेशनल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स की वजह से, वो देखेंगे। फिर देखिए, अमेजोन टू प्रोवाइड टेक एजुकेशन ट्रेनिंग टू एकलव्या टीचर्स। एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के टीचर्स के लिए अमेजोन जो है टेक एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये अमेजोन का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, तो ये न्यूज़ को भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था अप्रैल 2, 2022 को, तो अभी फोर्स में आया है आज से, दैट इज दिसंबर 29 से ये फोर्स में। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज द कोर कर्नल और क्रक्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और ए स्मॉल मैटर दैट कुड लीड टू ए बिगर डिस्प्यूट। देखिए, दो लोगों के बीच में जब तर्क होता है, ठीक है, डिबेट होता है, तो वो डिबेट का या तर्क का जो क्रक्स है ना, किस बात को लेके मतलब तर्क हो रहा है, वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो क्रक्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आप बोल सकते हैं, और वो क्रक्स एक बिगर डिस्प्यूट तक रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, तो बस आप यही समझ लीजिएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब आर्ग्यूमेंट का क्रक्स है, बोलते हैं ना किस बात को लेके बहस हो रहा है, तो ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते दोस्तों, सबसे पहला न्यूज, कोविड स्पाइक लाइकली बट नो वेव ऑफिशियल, जीएस पेपर टू हेल्थ। चाइना में किस तरह कोविड-19 केसेस आजकल स्प्रेड हो रहा है, ये आपको मालूम है। हर एक दिन करोड़ों केसेस चाइना में रिपोर्ट हो रहा है। चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर वो नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होने की वजह से इतना ज्यादा इन्फेक्शंस उधर रिपोर्ट हो रहा है। आप सबको मालूम है, जब से कोविड-19 केसेस रिपोर्ट हुआ है, चाइनीज गवर्नमेंट जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो किया था। क्या है जीरो कोविड पॉलिसी? मतलब कहीं पे भी छोटा सा भी एक इन्फेक्शन रिपोर्ट होने से वो पूरा एरिया में लॉकडाउन इंपोज करना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंपोज करना, लोगों को क्वारंटाइन में डालना। तो इस तरह चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आया था कोविड को लेके, इसी को जीरो कोविड पॉलिसी बोलते हैं। पर इस वजह से क्या हुआ, मेजोरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन के साथ ज्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था। मतलब कुछ पॉपुलेशन चाइना को छोड़ के अलग अलग कंट्रीज में आजकल बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस रिपोर्ट हो रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जापान एक्सेट्रा। तो हमारा एक हेल्थ ऑफिशियल का कहना यह है, इंडिया में भी जनवरी में नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस में इंक्रीज तो होगा, बट दिस इज अनलाइकली टू लीड टू ए सर्ज इन हॉस्पिटल एडमिशंस और इवन ए वेव। पर इंडिया में एक वेव नहीं आने वाला है। इसका रीजन क्या है? इंडियन पॉपुलेशन के अंदर वो नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ऊपर से हमारा वैक्सीनेशन प्रोसेस भी सही तरह चल रहा है। देखा जाएगा तो गवर्नमेंट अभी तक कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स वगैरह रेकमेंड नहीं किया है कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, पर अभी भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को टेस्ट तो कर रहा है। जितने इंटरनेशनल पैसेंजर्स इंडिया में आ रहा है, उनमें से 2% का कोविड-19 टेस्टिंग बहुत पहले से चलते हुए आ रहा था, अभी भी चल रहा है। रीजनली 6000 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को टेस्ट किया था, उसमें से 38 पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था। फॉर्चुनेटली BF.7 वेरिएंट किसी में भी रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से चाइना में आजकल इन्फेक्शंस हो रहा है। अभी के हिसाब से इंडिया में 3468 एक्टिव कोविड-19 केसेस है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियली इससे भी ज्यादा केसेस हो सकता है। देखिए, आपको पता है आजकल लोग कोविड-19 को उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। छोटा मोटा बुखार आने से कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास केवल ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से ओनली 3468 एक्टिव कोविड-19 केसेस है, और ट्यूसडे को 46 और पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ था। अभी के हिसाब से हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मतलब क्या है? पॉजिटिव केसेस पर टेस्ट, वो केवल 0.23% है। This, however, can point to limited testing and does not on its own correlate to the existing number of cases। यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों, आजकल उतना ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देखने से कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस क्या है अभी तक किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रहा है।
इंडिया में अभी तक 4 BF.7 केसेस रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, बट इतना ज्यादा सीवियरिटी भी नहीं हुआ है। और देखिए, लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल आर विथ हाइब्रिड इम्यूनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वैक्सीनेशन, सेकंड इज एक्सपोजर टू वेरिएंट सच एज डेल्टा एंड ओमिक्रॉन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो सकता है। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जब हमारा एक्सपोजर होता है अलग अलग वेरिएंट्स के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट होगा। दूसरा एक इम्यूनिटी होता है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो हमें वैक्सीनेशन से मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में ऑलरेडी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, दैट इज वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी है एंड एक्सपोजर से भी इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट ए नोटिसेबल राइज इन सीवियरिटी। तो अगर कोविड-19 इन्फेक्ट होगा भी, तभी भी उतना सीवियरिटी नहीं होगा इंडियन पॉपुलेशन में। वैसे ग्लोबली इतना ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने की वजह से रीजनली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल कंडक्ट किया था। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही ये ड्रिल कंडक्ट हुआ था। तो इस ड्रिल में करीब 20,000 हॉस्पिटल्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 5,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे। ए टोटल ऑफ 6.39 लाख बेड्स आर अवेलेबल फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो इंडिया में टोटली 6.39 लाख बेड्स अवेलेबल है। 2.7 लाख कोविड आइसोलेशन बेड्स अवेलेबल है। 2.46 लाख विथ ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी है। 64,711 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स है। 49,236 विथ ICU कम वेंटिलेटर प्रोविजन है। तो बेसिकली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है, ये बताया जा रहा है। ये सबके अलावा देयर आर 1.7 लाख डॉक्टर्स, 3.2 लाख नर्सेस, 1.6 लाख पैरामेडिक्स एंड 15,000 आयुष प्रैक्टिशनर्स ट्रेंड इन कोविड केयर मैनेजमेंट। देखिए, इंडिया में ऑलरेडी 2 कोविड-19 वेव की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुका है, इसलिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए एडिक्वेट है। पर आने वाला वेव कितना सीवियर होगा, कितने केसेस रिपोर्ट होगा, इसके लिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। अभी के हिसाब से इंडिया का 85% अवेलेबल मेडिकल वर्कफोर्स कोविड केयर मैनेजमेंट के लिए ट्रेंड है, ये आप समझ लीजिएगा। वैसे इसमें 15,000 आयुष प्रैक्टिशनर्स करके लिखा हुआ है। क्या है आयुष? आयुष बेसिकली एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिकेशन है दोस्तों, जो एंशिएंट टाइम्स में साउथ एशियन रीजन में प्रेवलेंट था। वैसे आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध वैद्या, होम्योपैथी एक्सेट्रा। आपको पता होगा एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है हमारे देश में। अगला है accord special category status to Andhra Pradesh as it is essential to mitigate the impact of bifurcation. Jagan urges Modi. GS paper 2 Center State Relations. देखिए, 2014 में हुआ था बाइफुकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। इसे तेलंगाना एक्ट भी बोलते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट दैट बाइफुकेटेड द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इनटू तेलंगाना एंड द रेसिडुअरी आंध्र प्रदेश स्टेट एज एन आउटकम ऑफ द तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट क्या है, अब तो पुरानी बातें हो चुका है। देखिए, आंध्र प्रदेश को बाइफुकेट करना चाहिए करके डिमांड था, वो मूवमेंट को तेलंगाना मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तेलंगाना मूवमेंट की वजह से ही 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करके स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को बाइफुकेट किया था। एंड द एक्ट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द टू स्टेट्स, डिटरमाइंड हाउ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर टू बी डिवाइडेड एंड लेड आउट स्टेटस ऑफ हैदराबाद एज द परमानेंट कैपिटल ऑफ न्यू तेलंगाना स्टेट एंड टेम्पररी कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश स्टेट। तो इस एक्ट ने दोनों स्टेट की बाउंड्रीज को डिफाइन किया, किस तरह एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिवाइड करना चाहिए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में, ये डिफाइन किया। एंड हैदराबाद को परमानेंट कैपिटल ऑफ न्यू तेलंगाना स्टेट करके डिफाइन किया एंड टेम्पररी कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट करके भी डिफाइन किया। अभी के हिसाब से आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है। अब आपको भावनाओं को समझना है। कोई भी स्टेट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहां पे लेके आएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऑब्वियस ही बात है अपना कैपिटल में लेके आएगा। दुनिया भर में ऐसा है ना, कोई भी कंट्रीज के अंदर कोई भी प्रोविंस का या स्टेट का कैपिटल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह है सबसे पहले कैपिटल में आएंगे ना, तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए। तो कैपिटल रीजन को वो सबसे ज्यादा डेवलप करते हैं। सो द सेम थिंग गोस विथ आंध्र प्रदेश ऑल्सो। 2014 से पहले जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी वही किया था। आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद को बहुत डेवलप किया था। अभी भी आप हैदराबाद में जाओगे, काफी एक अच्छा डेवलप्ड सिटी है, ग्रीन सिटी भी बोलते हैं हैदराबाद को, अच्छे अच्छे गार्डन्स वगैरह है। तो बहुत पैसे खर्च किए थे आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैदराबाद रीजन में। पर 2014 में क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, जिस वजह से हैदराबाद चला गया किसके पास, तेलंगाना के पास।
वैसे अभी आंध्र प्रदेश को अगर अपना कैपिटल सिटी डेवलप करना है, जैसे कि उन्होंने हैदराबाद में इन्वेस्ट किया था, वैसे अभी अमरावती में इन्वेस्ट करना है तो करोड़ों रुपए की खर्चा है। ऊपर से देखिए दोस्तों, जब एक स्टेट का बाइफिकेशन होता है ना, तो प्रीवियस स्टेट का जितने एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसको भी सेम तरीके से डिवाइड करना चाहिए। तेलंगाना को भी देना चाहिए, आंध्र प्रदेश को भी देना चाहिए। तो वो सब डिविजन्स ठीक तरह से नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश को ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरह चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी का कहना है। उनका कहना यह भी है कि बाइफिकेशन से तेलंगाना को ज्यादा फायदा हुआ है, वेरास आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ है। तो जब से बाइफिकेशन हुआ है, तब से आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का एक डिमांड रहा है सेंटर से कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देना चाहिए। तो इसी बात को लेके चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। इसी बारे में न्यूज आया है। तो हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातों को लेके डिस्कशन हुआ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से आंध्र प्रदेश को क्या फायदा होगा। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ए क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। तो इंडिया में जितने स्टेट्स ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं, उन्हें असिस्ट करने के लिए सेंटर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं। क्या है ये ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस? ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस माने, देखिए, मध्य प्रदेश एक इंडियन स्टेट है, जनरल स्टेट आप बोल सकते हैं, प्लेन एरिया है, ज्यादा कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। वेरास आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कंपेयर कीजिए, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है, उधर पहाड़ बहुत है, उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वगैरह करना है या फिर कोई डेवलपमेंट करना है तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। अगर एक रोड भी बनवाना है, देखिए, हिली रीजन में एक रोड बनवाना और प्लेन रीजन में एक रोड बनवाना, दोनों में फर्क तो है ना। पैसे किसमें ज्यादा खर्च होगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बेसिकली हिली रीजन में ज्यादा खर्च होगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको लेके आना है, तो जितने हिली स्टेट्स हैं हमारे देश में, उधर ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में सेंटर क्या करते हैं, इस तरह के ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस जो स्टेट्स फेस करते हैं ना, उन्हें हेल्प करते हैं, सेंटर की तरफ से थोड़ा असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस क्या है? जो बैकवर्ड स्टेट है दोस्तों, पहले से जो बहुत बैकवर्ड स्टेट है ना, जिनके पास ज्यादा कोई रिसोर्सेस नहीं है, जो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाया, अब उन्हें भी आप दूसरे रिच स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र एक रिच स्टेट है हमारे देश में, बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। अब आप कंपैरिजन समझ रहे हो ना, महाराष्ट्र और बिहार को आप सेम लेवल में देख नहीं सकते। अगर सेंटर महाराष्ट्र को 50 करोड़ दे रहा है और बिहार को 50 करोड़ दे रहा है, तो दोनों स्टेट में एक जैसा काम नहीं होगा, बिहार को ज्यादा पैसे देना होगा। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल असिस्टेंस। तो ऐसे जो स्टेट्स ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं ना, उन्हें सेंटर असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल देते हैं। ठीक है, नाउ this classification was done on the recommendations of 5th Finance Commission in 1969. This can be a question in your examinations. तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने वाला जो क्लासिफिकेशन है वो 5th फिनेंस कमीशन इन 1969 के रिकमेंडेशन से किया गया था एंड इट वाज बेस्ड ऑन द गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ एक स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं। वन इज हिली टेरेन, ये मैंने आपको बता दिया। अगर हिली टेरेन है एक स्टेट में तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकता है। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, उधर की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना चाहिए और उधर साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विथ नेबरिंग कंट्रीज, अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है दूसरे कोई कंट्री के साथ, तभी उन्हें दे सकता है। फिर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ये भी मैंने आपको पहले बताया, अगर एक स्टेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बैकवर्ड है, तभी भी दे सकता है। एंड नॉन वेबल नेचर ऑफ स्टेट फिनेंसेस, यही मैंने बोला दोस्तों, अगर स्टेट के पास ज़्यादा कोई इनकम नहीं है, ज़्यादा कोई रिसोर्सेस नहीं है, वो पैसे कमा नहीं पा रहा है, रेवेन्यू बहुत कम जनरेट कर पा रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद देते हैं क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सबसे पहले अकॉर्ड किया था जम्मू एंड कश्मीर को 1969 में, साथ में आसाम एंड नागालैंड को भी दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सबसे पहले इंडिया में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने वाले स्टेट्स कौन कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड। इसके बाद 8 मोर स्टेट्स को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम जो है क्या है, हिली स्टेट्स है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है,
नाउ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ SCS इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कुछ बताया नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का एक इनोवेशन है, ठीक है। नाउ special category status for plan assistance was granted in the past by the National Development Council to the states that are characterized by a number of features necessitating special consideration. Now it is done by central government. मतलब क्या है, पहले एक स्टेट को स्पेशल असिस्टेंस देना या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना है या नहीं, ये डिसाइड करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आज के हिसाब से नहीं है, पर अब ये काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, इसलिए अभी जगनमोहन रेड्डी साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिला है। नाउ बेनिफिट्स टू स्टेट्स विद SCS, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के स्टेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। नंबर 1, सेंटर पेज 90% ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इन ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स as against 60 or 75% in case of other states, while the remaining funds are provided by the state governments। इधर आपको समझना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है। देखिए दोस्तों, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब ये होता है वो स्कीम सेंटर करेगा पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे होगा, पूरे पैसे सेंटर नहीं देंगे, कभी 60% देंगे, कभी 75% देंगे, वो स्कीम टू स्कीम या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है। बाकी जो पैसे है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही अफोर्ड करना होगा, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम सेंटर का स्कीम है, 100% इंप्लीमेंटेशन सेंटर की तरफ से होगा, कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट को मतलब अफोर्ड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल नमामि गंगे प्लान में वो पूरा सेंटर का स्कीम है, 100% फंड भी सेंटर से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा कुछ करना नहीं है। वेरास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का एग्जाम्पल है जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन में क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को वो काम इंप्लीमेंट करना है और थोड़ा सा फंड भी देना होगा, मेजोरिटी ऑफ असिस्टेंस सेंटर से आएगा, ठीक है। तो हमारे देश में जब भी कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आता है ना, तो सेंटर की तरफ से कभी 60% कभी 75% फंडिंग होता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला जितना स्टेट्स है ना, उधर हमेशा सेंटर की तरफ से 90% फंडिंग रहते हैं, केवल 10% वो स्टेट्स को लेना है। समझ रहे हो? अगर जनरल स्टेट होगा जैसे कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, उनको कभी 40% लेना होगा, कभी 25% लेना होगा। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले जो स्टेट्स है उनके लिए फायदा है, केवल 10% फंड्स देना है। अनस्पेंड मनी डज नॉट लैप्स एंड इज कैरीड फॉरवर्ड। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को जब भी सेंटर कोई फंड्स देते हैं वो कभी भी लैप्स नहीं होता। देखिए, जनरल स्टेट्स के लिए सेंटर की तरफ से जब फंड्स आते हैं ना, उसका एक टाइम लिमिट होता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म करना है। अगर आपने खत्म नहीं किए वो पैसे लैप्स होगा, वापस सेंटर को देना होगा। पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ऐसा नहीं है, अगर काम खत्म नहीं भी हो पाया, पैसे खर्च नहीं भी हो पाया, वो लैप्स नहीं होगा, अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। नाउ सिग्निफिकेंट कंसेशंस आर प्रोवाइडेड टू दी स्टेट्स इन एक्साइज एंड कस्टम्स ड्यूटीज, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो आप समझ रहे हो ना, पूरी तरह असिस्टेंस है सेंटर की तरफ से, जितने भी ड्यूटीज है, टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा है, उसमें भी काफी कंसेशंस दिए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को। तो अभी वापस टॉपिक पर आते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोला है कि 8 साल हो चुका है बाइफर्केशन का, अभी तक दोनों स्टेट्स के बीच में काफी सारे इश्यूज है। बाइफर्केशन के टाइम पर आपने हमें बोला था, बेसिकली आंध्र प्रदेश को बोला था कि आपको हम हेल्प करेंगे, काफी सारे एश्योरेंसेस दिए गए थे, गवर्नमेंट भी बोला था, पार्लियामेंट भी बोला था, पर अभी तक कोई भी एश्योरेंस फुलफिल नहीं हुआ है, तो आपको हमें हेल्प करने की जरूरत है। He further told the Prime Minister that funds due to sanction to Andhra Pradesh for bridging the resource gap for the financial year 2014-15 were not fully released and other receivables from centre stood around 32,626 crore। 2014-15 ईयर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में रिसोर्स गैप को खत्म करने के लिए सेंटर ने कुछ पैसे देंगे बोला था, वो पैसे भी पूरी तरह नहीं दिया था। अगर 2022 के हिसाब से देखोगे, सेंटर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को 32,626 करोड़ रुपीस देना है, ठीक है। फिर देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है। As far as the Polavaram project was concerned, Mr. Jagan Mohan Reddy expressed regret that its revised cost 55,558 crore had not been approved long after recommendation to that effect was made by the Technical Advisory Committee, and about 2,938 crore Andhra Pradesh had spent on the project was not reimbursed so far। देखिए, इधर बस पोलावरम प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ है, आपको मैं समझाऊंगा क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर में। कहां पे है? एलूरू डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में।
और इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस देने से क्या फायदा है दोस्तों? नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस देने से एक प्रोजेक्ट का 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा। वैसे वो प्रोजेक्ट स्टेट का फायदा के लिए होगा, फिर भी देखिए उस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस अगर मिल जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 90% फंडिंग होगा। वैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिलने के लिए काफी सारे क्राइटेरियाज है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए, पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल गया था। इसका मतलब यह है 90% फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। वो फंडिंग भी ठीक तरह से अभी तक नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अब तक जितने पैसे खर्च किया है उस प्रोजेक्ट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रीइंबर्स भी नहीं हुआ है। इस तरह भी जगन मोहन रेड्डी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को बोला है। तो ये सारे न्यूज़ है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। अगला है, आफ्टर 2020 कोविड ब्लिप रोड फैटेलिटीज ऑन द राइज, जीएस पेपर 2 नेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगा। इधर क्या बताया जा रहा है? फैटेलिटीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स या फिर रोड ट्रेजेडीज के बारे में एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और ये रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021। रिपोर्ट के हिसाब से 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे 2021 में 1.9% इंक्रीज देखने को मिला है इन फैटेलिटीज ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। अगर आप नंबर्स देखोगे, ये टोटल नंबर ऑफ 4,12,432 रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुआ था देश में 2021 में, जिसमें 1,53,972 डेथ रिपोर्ट हुए दोस्तों, और इंजुरीज कोस किए टू 3,84,448 पर्सन्स को। ठीक है, एंड दिस ट्रांसलेट इनटू एन एवरेज ऑफ 1,130 एक्सीडेंट्स एंड 422 डेथ्स एवरी डे, और 47 एक्सीडेंट्स एंड 18 डेथ्स एवरी आवर। दिस कैन बी यूज्ड एज ए स्टेटमेंट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, मेंस का एग्जामिनेशन में इस तरह के रिपोर्ट्स को कोट करके अगर आप कुछ शब्द लिखोगे ना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। एकदम जेन्युइन रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, तो आप बेफिक्र होकर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इंडिया में अगर बेसिकली देखिए, रोड सेफ्टी से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो ना कि देखिए, रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में ऑन एन एवरेज हर दिन 1,130 एक्सीडेंट्स एंड 422 डेथ्स रिपोर्ट होता है, और हर घंटे में 47 एक्सीडेंट्स एंड 18 डेथ्स रिपोर्ट होते हैं। आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा या नहीं, है कि नहीं? नाउ फिर ब्रेकडाउन दिया हुआ है। Young adults in the age group of 18 to 45 years accounted for 67.6% of victims during 2021। तो 2021 में जितने डेथ हुआ ना, उसमें 67.7% यंग adults in the age group of 18 to 45 years है। वर्किंग एज ग्रुप दैट इज 18 to 60 years मेड अप 84.5% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज। अब देखिए, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको और एक चीज सीखने को मिल गया। यंग अडल्ट्स मतलब क्या है? एज ग्रुप ऑफ 18 to 45। वर्किंग एज ग्रुप क्या है? इंडिया का वर्किंग एज ग्रुप है 18 साल से लेके 60 साल तक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दोस अंडर 18 ईयर्स टोटल 5% ऑफ ऑल रोड क्रैश डेथ्स। देखिए, जितने डेथ हुआ ना रोड क्रैश की वजह से, उसका 5% अंडर 18 है। अगर आप 60 ईयर्स अबोव देखोगे, दे अकाउंटेड फॉर 7.6% ऑफ टोटल डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। अगर आप रोड एक्सीडेंट सिवियरिटी देखोगे, रोड एक्सीडेंट सिवियरिटी मतलब क्या है? इट इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स किल्ड पर 100 एक्सीडेंट्स। हर 100 एक्सीडेंट्स में कितने लोगों का डेथ होता है, इसे बोलते हैं रोड एक्सीडेंट सिवियरिटी। ये भी इंक्रीज हुआ है। 2019 में 33.7 था, 2021 में 37.3 तक पहुंच गया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटेलिटीज वेर ड्यू टू हिट फ्रॉम बैक, पीछे से आके कोलाइड हुआ। इस वजह से सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज रिपोर्ट हुआ है, विच अकाउंटेड फॉर 18.6% ऑफ टोटल रोड डेथ। तो टोटल रोड डेथ्स का 18.6% हिट फ्रॉम बैक कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट्स में है। एंड द क्लोज सेकंड वाज डेथ ड्यू टू हेड ऑन कोलिशन। हेड ऑन कोलिशन, डायरेक्टली हिट किया, इधर से गाड़ी आई और इधर से भी गाड़ी आई, हेड ऑन हेड कोलिशन हो गया, जिसकी वजह से टोटल रोड डेथ का 17.7% हुआ है। Other major type of collision which caused deaths were hit and run, that is 16.8%, hit from side 11.9%। ये सब क्या है आपको पता है दोस्तों, बेसिक चीजें हैं। अब देखिए, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करने की वजह से कितना डेथ रिपोर्ट हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की वजह से 69.6% लोगों का डेथ हुआ है, फॉलोड बाय ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड 5.2%। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स देखिए 1.9% ऑफ टोटल रोड फैटेलिटीज,
and drivers jumping traffic lights contributed to 0.5% of road deaths. ठीक है, तो अच्छा ब्रेकडाउन दिया हुआ है दोस्तों. रोड यूसेज के बीच में मोस्ट इंपैक्टेड वेयर टू व्हीलर यूसेज, तो सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुआ है टू व्हीलर यूसेज के बीच में, हु अकाउंटेड फॉर 40.7% डेथ, फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियंस 16.9%, जो पैदल चल रहा था. Those traveling in cars or taxis 16.54%, users of trucks and lorries 8.9% and others 7.6%. ठीक है, और रोड टाइप्स की बात किया जाए 31.2% एक्सीडेंट्स हुआ है नेशनल हाईवेज में, इंक्लूडिंग एक्सप्रेसवेज में, 23.4% हुआ है स्टेट हाईवेज में, एंड रिमेनिंग 45.4% दूसरे रोड्स में जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं है. आउट ऑफ टोटल 1,42,163 फैटल एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड इन 2021, 50,953 दैट इज 35.8% नेशनल हाईवेज में थे, 34,946 दैट इज 24.6% स्टेट हाईवेज में थे, और अदर रोड्स में 39.6% दैट इज 56,264. स्टेट वेज डाटा देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा फैटालिटीज रिपोर्ट हुआ है 13.8%. ऑब्वियसली बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उधर है तो उधर ही सबसे ज्यादा फैटालिटीज भी होगा. फिर तमिलनाडु में 10%, फिर महाराष्ट्र 8.8%, मध्य प्रदेश 7.8%, राजस्थान 6.5%. ठीक है, ऑफ दिस तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश हैव सीन ए राइज इन देयर शेयर ऑफ फैटालिटीज एज कंपेयर टू 2019 से अगर आप कंपेयर करोगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड एमपी में शेयर ऑफ फैटालिटीज इंक्रीज हुआ है. तो ये सारे अलग अलग डाटा दिया हुआ है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं बोलूंगा आपको. अगर आपको रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हो. जैसे कि पहला स्टेटमेंट, एवरेज ऑफ 1130 एक्सीडेंट्स एंड 422 डेथ्स एवरी डे, ये वाला स्टेटमेंट अच्छा है. फिर देखिए नेशनल हाईवेज में सबसे ज़्यादा फैटालिटीज रिपोर्ट हुआ है, ये अच्छा है. और देखिए टू व्हीलर यूसेज का सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है, ये डाटा अच्छा है. फिर रोड एक्सीडेंट सीवियरिटी तो आपको लिखना ही लिखना है, ये 100% अपना नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा जो मैं पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं, क्योंकि रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, फिर देखिए ट्रैफिक रूल वायलेशन की वजह से कितना डेथ हो रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करके रख दीजिएगा. ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट है ना, कोई प्राइवेट एजेंसीज का नहीं है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हमेशा आप यूज कर सकते हो. ठीक है, एग्जामिनेशन में. अगला है Amazon टू प्रोवाइड टेक एजुकेशन ट्रेनिंग टू एकलव्य टीचर्स, जीएस पेपर 2 एजुकेशन. मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा 2-day ट्रेनिंग प्रोग्राम इनोग्रेट किया है फॉर टीचर्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, दैट इज EMRS फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. देखिए ये ट्रेनिंग किसके लिए दोस्तों, इट इज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल ऑफ कंप्यूटर साइंस इन स्टूडेंट्स ऑफ EMRS. तो देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जितने बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर साइंस सिखाने के लिए, कंप्यूटर साइंस का पोटेंशियल क्या है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये 2-day ट्रेनिंग प्रोग्राम है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं. इट इज ए स्कीम फॉर मेकिंग मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर इंडियन ट्राइबल्स, दैट इज ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स अक्रॉस इंडिया. इट स्टार्टेड इन द ईयर 1997-1998. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है ये इंडियन ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जितने बच्चे हैं उनके लिए है. ये रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब उधर रह के पढ़ाई करना है, ऐसे स्कूल्स को रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं. अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे. सो ये 1997-98 फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुआ था. द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन शिंदे नासिक has been planned by the Minister of Tribal Affairs to give impetus to quality education in nearby tribal areas. ये बस एक डाटा है दोस्तों, एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है नासिक में. ठीक है, EMRS स्कूल फॉलोज द CBSE करिकुलम. तो ध्यान दीजिएगा, जितने EMRS स्कूल है ना उधर CBSE करिकुलम फॉलो किया जाता है. सो it is being developed to impart quality education to tribal students with an emphasis on not only academic education but all round development of tribal students. तो देखिए ट्राइबल स्टूडेंट्स का केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है. अभी के हिसाब से 384 फंक्शनल स्कूल्स आर स्पैन्ड अक्रॉस द कंट्री, established at par with Navodaya Vidyalaya with focus on special state-of-the-art facilities for preserving local art and culture besides providing training in sports and skill development. देखिए इधर नवोदया विद्यालय के बारे में भी लिखा हुआ है. नवोदया विद्यालय का एग्जाम आपने भी शायद लिखा होगा, 5th क्लास में शायद वो एग्जामिनेशन होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो नवोदया विद्यालय जैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ही ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी है. तो अभी के हिसाब से 384 फंक्शनल स्कूल्स है इंडिया में जहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है. लोकल आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट में भी ट्रेनिंग दिया जाता है.
As per the existing EMRS guidelines of 2010, at least one EMRS is to be set up in each integrated tribal development agency or integrated tribal development project having 50% ST population in the area. तो जहां पे 50% ST population है उधर एक EMRS होना चाहिए. ये existing EMRS guidelines of 2010 कहता है. This can be a statement in your examination. ध्यान दीजिएगा, ठीक है. Now 2018-19 बजट के हिसाब से थोड़ा सा पुराना डाटा है. एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% ST population and at least 20,000 tribal persons will have an एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल by the year 2022. ठीक है, ये समझ लीजिए. ये 50% वाला डाटा आप ध्यान दीजिएगा. जहां पे भी 50% में से ज्यादा ST population है ना, जिन ब्लॉक्स में 50% से ज्यादा ST population है या फिर एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन है, उधर एक EMRS होना चाहिए. नाउ न्यूज़ में आता है दोस्तों. न्यूज़ बताने के बाद और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा. देखिए, द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स दैट इज नेस्ट विच एडमिनिस्ट्रेट्स ऑल EMRS. तो इंडिया में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के पास है. ठीक है. नाउ ये जो 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है, ये कौन कंडक्ट कर रहा है दोस्तों? कंडक्ट कर रहा है Amazon इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द नॉन प्रॉफिट लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन. तो Amazon इंडिया और नॉन प्रॉफिट लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन साथ में ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है और ये प्रोग्राम का नाम है Amazon फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम. ये Amazon फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम Amazon इंडिया का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव है. क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज ए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट whereby companies integrate social and environmental concerns into their business operations and interactions with their stakeholders. सिंपल भाषा में दोस्तों, हमारे देश में जितने कंपनीज हैं ना जो अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, उन्हें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया हुआ है. उनका जो एवरेज नेट अर्निंग्स है पिछले 3 साल का, उसका 2% CRS इनिशिएटिव्स के लिए खर्च करना है. मतलब उन्हें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है. मतलब सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी उन्हें एड्रेस करना होगा. तो अभी Amazon इंडिया क्या कर रहा है? ट्राइबल स्टूडेंट्स का एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. ये बेसिकली इनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसके लिए इन्हें पैसे खर्च करना है. पिछले 3 साल में जितने कमाई किया उसका 2% उन्हें सोशल कॉसेस के लिए या फिर एनवायरमेंटल कॉसेस के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, पैसे खर्च करना. यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR इज गवर्न बाय द क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 का क्लॉज 135 ये कहता है कि कंपनीज को CSR है. India is the first country in the world to mandate CSR spending along with a framework to identify potential CSR activities. तो इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है जहां पे CSR का मैंडेट दिया हुआ है कॉर्पोरेट्स को. नाउ CSR प्रोविजंस विद इन द एक्ट आर एप्लीकेबल टू कंपनीज विद. देखिए, हर एक कंपनी को CSR दिया नहीं हुआ है. ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया हुआ है. इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है. जो अच्छा खासा अमीर कंपनीज है ना, उन्हें ही दिया हुआ है CSR. जैसे कि बिजनेस नेटवर्थ was INR 500 करोड़ और मोर. उनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है. एनुअल कंपनी टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है. कंपनीज नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने से वो कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ भी करना होगा. तो अभी Amazon इंडिया अपना Amazon फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, सो द ट्रेनिंग वर्कशॉप विल स्टार्ट एट 54 EMRS अक्रॉस 6 स्टेट्स. तो 6 स्टेट्स में 54 EMRS में ट्रेनिंग वर्कशॉप स्टार्ट होगा. वैसे इंडिया में टोटल कितना है EMRS, ये मैंने आपको बता दिया. कहाँ गया? हाँ, 384 फंक्शनल स्कूल्स है. ठीक है, तो अभी 6 स्टेट्स में शुरू हो रहा है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान एंड तेलंगाना. अगला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम December 29. GS पेपर 2 बाइलैटरल एग्रीमेंट्स में न्यूज़ आपको काम आएगा. देखिए, लास्ट April 2 को इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे ECTA भी बोलते हैं. तो ये ECTA की वजह से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बाइलैटरल कॉमर्स है ये 45 to 50 बिलियन US तक पहुंचेंगे अगले 5 साल में. वैसे अभी के हिसाब से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बाइलैटरल कॉमर्स कितना है? India's good exports to Australia stood at $8.3 billion and imports from country aggregated to $16.75 billion in 2021-22. तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ऑस्ट्रेलिया के साथ. ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम. ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट्स
कम, एक्सपोर्ट ज्यादा, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया के लिए ट्रेड डेफिसिट है। कितना है? इंडिया 16.75 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करते हैं और 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। सामान ही नहीं, सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ए पैक्ट बिटवीन 2 और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को और प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आते हैं दोस्तों। एक फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट तारीफ। किसी भी तरह का गवर्नमेंट तारीफ इंपोज नहीं होगा एक्सपोर्ट्स में या इंपोर्ट्स में, कोटास नहीं होगा, सब्सिडीज नहीं होगा, किसी भी तरह का प्रोहिबिशंस भी नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सचेंज आराम से हो पाएगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड इज अपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। ये क्या होता है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म? देखिए कुछ कंट्रीज क्या है ना, अगर उनके पास अच्छा खासा रिसोर्सेस है, वो अगर एक अमीर कंट्री है तो वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करते हैं या फिर इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म करते हैं, दूसरे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करने के लिए। वो दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंकरेज नहीं करते हैं, ऐसे पॉलिसीज लेके आएंगे, इंपोर्ट तारीफ वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। जैसे कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना में अगर आपको कुछ चीजें एक्सपोर्ट करना है तो अगर चाइनीज कंपनीज को या फिर चाइनीज पीपल को वो चीजें खरीदना है तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट करने से जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना वो बहुत ज्यादा इंपोज करेंगे। ऐसा एक गवर्नमेंट क्यों करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। फॉरेन प्रोडक्ट्स को खरीदने में लोगों को बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा, तब ऑब्वियसली लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करेंगे ना। तो इस तरह के पॉलिसीज को ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म वगैरह बोल सकते हैं, जब दूसरे कंट्रीज के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन वगैरह नहीं करते हैं। तो इसका अगेंस्ट है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दो कंट्रीज के बीच में खुल्लम खुल्ला ट्रेड होगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसे ही होने वाला है दोस्तों। तो ये साइन हुआ था अप्रैल 2 को, अब फोर्स में आने वाला है आज से, दैट इज December 29 से, ठीक है। एंड दिस ट्रेड एग्रीमेंट विल डिलीवर न्यू मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स फ्रॉम 29 December 2022। तो 6000 ब्रॉड सेक्टर्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, लाइक टेक्सटाइल्स, लेथर, फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ये सारे सेक्टर्स का बहुत बड़ा बूम होने वाला है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स विच वुड गेन इमेंसली इंक्लूड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। देखिए जितने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है जैसे कि टेक्सटाइल्स, अपैरल, एग्रीकल्चरल एंड फिश प्रोडक्ट्स, लेथर, फुटवेयर, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, ज्वेलरी, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सब के लिए फायदा होने वाला है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है अपने जो प्रोडक्ट्स है वो ऑस्ट्रेलिया में आराम से बेच सकते हैं, ठीक है। Now, under the pact, Australia is offering zero duty access to India for about 96.4% of exports by value from day one. तो देखिए डे 1 से इंडिया जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे उसका 96.4% को जीरो ड्यूटी एक्सेस होगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं होगा। And the tariff commitments provided by India in the agreement will open up access for Australia's exporters of products including। अब देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा कौन कौन से सामान हम इंपोर्ट करते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, लेंटिल्स, सी फूड, शीप मीट, हॉर्टिकल्चर, वाइन एक्सेट्रा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन सर्विस सप्लायर्स को भी बेनिफिट होगा, उन्हें भी फुल या फिर पार्शियल एक्सेस मिल जाएगा अक्रॉस मोर दैन 85 इंडियन सर्विस सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स। अब देखिए सर्विस सेक्टर क्या है ये आपको पता ही होगा, जिसमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होता है। जैसे कि आपने कोई फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया, आपने कोई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर है। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, फिजिकली कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वेरास दूसरा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स होता है, उसमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन सप्लाईज across 31 sectors and subsectors will be guaranteed the highest standard of treatment that India grants to any future free trade agreement partner। तो इंडिया का जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स है उनको जिस तरीके से इंडिया हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन सप्लायर्स को भी दिया जाएगा। यह सब बातें इधर बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, द पैक्ट मेंटेन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन ऑस्ट्रेलिया टू अंडरटेक पोस्ट स्टडी वर्क। देखिए बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक फायदा होगा दोस्तों। अपना पढ़ाई के बाद बेसिकली कोर्स टाइम के बाद 1 साल तक उधर वो स्टे कर सकते हैं। अब हर एक कोर्स के लिए नहीं मिलेगा, हाई परफॉर्मिंग स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। स्टेम ग्रेजुएट्स मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स के लिए पढ़ाई करने के बाद 1 साल उधर पोस्ट स्टडी वर्क अंडरटेक कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रोविजन है इस पैक्ट में। So for India, ECTA with Australia is the first agreement with a large developed economy of the world after more than a decade। एक डिकेड के बाद इंडिया इस तरह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, वो भी एक लार्ज डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ।
ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो द थर्ड OECD कंट्री, OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया इज द थर्ड OECD country after Japan and South Korea with which India has signed a free trade agreement। वैसे ही इंडिया ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जापान, साउथ कोरिया, आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस एक्सेट्रा, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अभी किया है। और ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया वगैरह OECD के मेंबर्स भी हैं। तो ये सारी बातें इधर बताया जा रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।